गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो विल कंटिन्यू चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो आज हम देखेंगे मास। आपने सुना होगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ ट्रेन। तो मास होता क्या है? तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास जो होता है वो मेजर होता है इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, अगर वो मूव करता है तो वो मूव करता ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये जो स्टेट होता है तो उसे कहते हैं हम इनर्शिया। तो ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। ये उसकी क्वालिटी है, उसका मेजर है। जैसे कि हम कार्ट होती है तो कार्ट को पुश करते हैं तो वो आगे बढ़ती है, और अब हम ट्रेन है, ट्रेन को पुश करेंगे तो ट्रेन थोड़ी ना आगे बढ़ेगी। तो वो होता है उसका ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। अब आते हैं नेक्स्ट वेट पे। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो जो वेट होगा यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का एक मास होता है, तो हम उसे लेते हैं m, और अंडर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस है तो हम उसे लेंगे g। अब ये है एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने लिया है g। तो पहले आएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो हमने लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू g। अब चल रहा है वेट का टॉपिक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने कर दी सब्स्टिट्यूट वैल्यू। क्या किया हमने? यहाँ पे वही बोला है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने F की जगह रख दिया यहाँ पे वेट। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। अब है तो फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट वो होता है न्यूटन। तो वेट का भी होगा न्यूटन, पर इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि वो गिर रहा है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस वेट। तो और एक है वेट इज प्रोपोर्शनल टू m। अब देखो ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट होती है। तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू m। We use weight of an object as measure of its mass, as measure of its mass। तो ये था हमारा मास और वेट। अब इसमें और एक पॉइंट के वेट मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ ऑब्जेक्ट का, अर्थ पे या कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ, पर वेट जो होगा वो चेंज होता रहेगा क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी। हमने देखा कि मास वेट कैसे होता है, क्या होता है। अब हम देखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब हमने ये तो देख लिया कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ is the force with which the earth attracts the object। तो यहां पे भी सेम है, weight of an object on the moon is the force with which moon attracts the object। अब और एक पॉइंट है यहां पे कि moon exerts lesser force of attraction on objects। moon exerts lesser force of attraction on objects। तो क्यों? तो वो है मास की वजह से। अब हम लेंगे लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m। हमने m लिया है। अब वेट ऑफ मून लिया हमने Wm, ठीक है, स्मॉल h, और मास लिया मून का कैपिटल M स्मॉल m। रेडियस रखेंगे हम r स्मॉल m। अब अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया यहाँ पे, तो क्या होगा? Wm इज इक्वल टू g जो था, फिर m कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन Rm जो Rm है, और स्क्वायर। तो आ गए सारे पॉइंट्स। फिर अब ये टेबल है स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ और मून को लिया हमने, और इन दोनों का मास और रेडियस लिखा है हमने। मास होगा kg में और रेडियस होगा मीटर्स में। अब
फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 15, 9 जो हमने पहले किया था एंड 15 ये इक्वेशन हमें मिला डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब फ्रॉम टेबल यानी ये टेबल इन इक्वेशन 16 एंड 17, ये 16 और ये 17 है, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, ये नंबर कैसे आया, तो दिस डब्ल्यू एम यानी 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर स्क्वायर दिया है, तो हमें मिला 2.431 इंटू 10⁻10 जी इंटू एम, तो ये है इक्वेशन 18.8। अब सेम चीज करेंगे हम डब्ल्यू वेट ऑफ अर्थ के साथ इज इक्वल टू 1.4 से क्या करेंगे 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, तो मिलेगा 1.474 इंटू 10⁻11 जी इंटू एम, तो ये बना हमारा इक्वेशन 18.p। अब डिवाइडिंग 18a बाय 18b वी गेट, क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग 18a बाय 18b हमें मिलेगा wm अपॉन we इज इक्वल टू 1/6। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन इसका। तो हमने क्या क्या देखा, मास देखा, वेट देखा और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून देखा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो विल कंटिन्यू विद चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपने सुना है कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन उसका है नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज थ्रस्ट। नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाता है तब उसको थ्रस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे उसे कहते हैं, वो जो हम अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं प्रेशर। तो इसके एग्जांपल है जैसे कैमल इजीली डेजर्ट पे रन कर लेता है, फिर टैंक जो इतना हैवी होता है, टन्स ऑफ वेट, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स, वो एक रोलर पे चलता है। फिर नाइफ जिसकी एजेस एकदम शार्प होती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे, ये जो टॉपिक है उसको हम इसे दो सिचुएशन से समझेंगे। तो पहला सिचुएशन है कि फिक्स अ पोस्टर ऑन बुलेटिन। तो जब हम पोस्टर लगाना होता है, हमें बुलेटिन पे हमें जब पोस्टर लगाना होता है तो हमें उसके कॉर्नर्स में पिन्स डालनी पड़ती है कि वो वैसे रह सके। तो हम पिन्स कैसे डालते हैं, ऐसे। तो हम एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स उसके हेड पे। तो जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर लग रहा है वहां, हम ऐसे एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। अब और वो लगेगा एक स्मॉल एरिया में। अब नेक्स्ट सिचुएशन वो है स्टैंडिंग इन अ लूज स्टैंड। तो जब हम लूज स्टैंड पे खड़े हैं तो हमें खींच रहा है नीचे, तो हम जल्दी जल्दी नीचे सिंक होते जा रहे हैं। पर अगर हम लेट जाए तो उतने क्विकली हम सिंक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले हम खड़े थे तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही था, पर अब हम लेट गए हैं तो सरफेस एरिया यानी हम जो कांटेक्ट रख रहे हैं वो सैंड से वो बढ़ गया है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। यहां पे इफेक्ट जो है दोनों में वो अलग हुआ। एक में हम क्विकली सिंक कर रहे हैं और एक में हम एकदम स्लोली या तो रुक गए या तो एकदम स्लोली सिंक कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग। जब हम खड़े हैं तब इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज्यादा है, जबकि हम लेट गए हैं वो सैंड पे। तो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ, थ्रस्ट। ये जो थ्रस्ट हमें पता चला वो ऑन द यूनिट एरिया है वो इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, थ्रस्ट बाय एरिया इज प्रेशर। तो एसआई यूनिट क्या बनेगा, हमें जब भी एसआई यूनिट ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, थ्रस्ट का क्या है
वो फोर्स है तो न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। ये दिया है ऑनर में साइंटिस्ट के जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल विच इज डिनोटेड बाय, वो कैसे डिनोट करते हैं हम पास्कल को, बाय पी। तो ये था पास्कल। अब देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है। तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, सब लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स होते हैं, ये तो पता है। अब सॉलिड का तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए वेट की वजह से वो नीचे जाता है। सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, और वेट क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स का भी वेट होता है, एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। वो कहां करता है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज, यानी केप्ट। अब pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction। pressure जैसे ये है तो लिखा है कि pressure exerted in any confined mass of fluid, confined यानी restricted, is transmitted undiminished, transmit होता है undiminished equally हर direction में, in all directions। तो हमने देखा thrust and pressure और pressure in fluids, और ये thrust and pressure में यही रीजन है कि बिल्डिंग्स की फाउंडेशन वाइड होती है, शार्प होते हैं नाइफ्स के एजेस, और शार्प होते हैं नाइफ्स के एजेस। तो ये था थ्रस्ट एंड प्रेशर और प्रेशर इन फ्लूइड्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो आज का टॉपिक है बायन्सी। बायन्सी सुना है, बायन फोर्स क्या होता है, तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। उसका बेसिक डेफिनेशन है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन वाटर और एनी लिक्विड, यानी नेचुरल टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट की होती है तैरने की, ऊपर फ्लोट करने की, उसे कहते हैं बायन्सी। अब मैं आपको एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा कि बायन्सी होता क्या है। तो स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर, स्विमिंग करके बाहर निकलने के बाद हमें लाइट फील होता है। तो दूसरा है ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट बकेट ऑफ वाटर इज, हमने कुएं से पानी निकाला और जब हमने बकेट ऑफ वाटर उसके अंदर से निकाला तो हमें हेवियर फील हुआ। और एक है कि जैसे शिप है, अब शिप भी आयरन एंड स्टील से बनी होती है, तो वो फ्लोट करती है पानी में, वो सिंक नहीं करती। पर अगर हम आयरन एंड स्टील को एज अ शीट्स बिछा दें और वो पानी में रख दें तो वो सिंक कर जाएगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। तो ये एक्टिविटी से मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। हमने लिया एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और उसको ऊपर कॉक से फिट कर देंगे एयर टाइट, जिससे कि हवा अंदर ना जा सके। फिर हम लेंगे एक बकेट फिल्ड विद वाटर और हम अब उसे पुश करेंगे। हम जैसे जैसे वो बॉटल को बकेट ऑफ वाटर के अंदर पुश करेंगे तो एक अपवर्ड फोर्स नीचे से आएगा। हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा फोर्स नीचे से आएगा। पूरा इमर्स हो जाने के बाद हमने पानी में पूरा वो बॉटल को इमर्स कर दिया, और जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो अचानक से बॉटल बाहर निकलेगी। तो ये क्यों होता है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स पानी, ये बॉटल को नीचे खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वाटर इस बॉटल को ऐसे नीचे खींचता है, पर वाटर जो है वो बॉटल को एक अपवर्ड फोर्स देगा नीचे से। तो weight of an object is the force due to the gravitational attraction of earth।
जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो किसकी वजह से? इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है हमने उसे अंदर रखा है, हमने अपना प्रेशर देके वो बॉटल को अंदर रखा है, पर हम जैसे ही उसको हटाएंगे तो वो ऐसे बाहर आ जाएगा। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to the water must be balanced. अब ये बॉटल को completely immersed रखने के लिए upward force जो पानी दे रहा है बॉटल को वो बैलेंस होना चाहिए। तो उसका मैग्नीट्यूड या तो इक्वल होना चाहिए जो अपथ्रस्ट है, और जो वो इक्वल होना चाहिए किसके? इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए किसके? डिफरेंस के। किसके बीच का डिफरेंस? तो जो अपथ्रस्ट है वो और वेट ऑफ बॉटल का। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन बॉटल इज अपथ्रस्ट। ये जो हमें फोर्स दे रहा है नीचे से, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन बॉटल, वाटर से जो बॉटल को फोर्स मिल रहा है उसे कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स। तो यही है कि जो टेंडेंसी होती है एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने की, या तो वाटर पे या तो लिक्विड पे, तो उसे कहते हैं बायंट फोर्स। अब ये बायंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? ये हम देखेंगे एग्जांपल से। वाटर और हनी हम एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर कैसे हम ऐसे जब पॉर करते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट गिर जाता है और जल्दी जल्दी गिरता है, जबकि हम ऐसे ही हनी को गिराए तो वो गिरेगा पर धीरे धीरे, क्योंकि हनी ज्यादा डेंस है वाटर के कंपैरिजन में। तो अब हम इससे ही ये नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। क्यों ऑब्जेक्ट्स फोर्स या तो सिंक हो जाएंगे या फ्लोट करेंगे पानी में। तो हमने देखा कि ये जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन बॉटल होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज फ्लोट करती है पानी पे या लिक्विड पे, तो उसे कहते हैं हम अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स। अब देखते हैं कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो इसमें हम एक एक्टिविटी लेंगे। कैसे? हमने एक वाटर फिल्ड बीकर लिया है, अब उसमें हमने प्लेस आयरन नेट रखा है और कॉर्क, वुडन कॉर्क रखा है। तो अब इसमें ये कॉर्क यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, जबकि आयरन नेट जो है वो सिंक हो गया। तो क्यों ऐसा? क्यों आयरन नेट ने फ्लोट नहीं किया और कॉर्क सिंक नहीं हो गया? क्यों दोनों सिंक नहीं हो गए? क्यों दोनों ने फ्लोट नहीं किया? तो इसका रीजन है और इसका आंसर है डेंसिटी। इन दोनों की डेंसिटी अलग है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें हुआ क्या? इसका वेट है, इसका भी वेट है, पर जब हमने आयरन नेल पानी में डाला तो इस पे भी अपथ्रस्ट फोर्स तो लगा, पर आयरन नेल का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा था, इसीलिए वो सिंक कर गया। जबकि हमने जब कॉर्क डाला पानी में तब अपथ्रस्ट फोर्स इसके वेट से ज्यादा है, कॉर्क का वेट कम है अपथ्रस्ट फोर्स से, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है। तो वही है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। अब इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से, इसलिए यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ लिक्विड सिंक, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये सिंक, इसीलिए नेल सिंक कर गया और कॉर्क यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो ये था बायंसी और उससे रिलेटेड फिनोमेना डेंसिटी की वजह से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो विल कंटिन्यू चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, नाम से क्या पता चलता है? तो आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये प्रिंसिपल दिया, इसीलिए ये प्रिंसिपल उसके नाम के ऊपर दिया गया है। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली वाज
ही वेंट इनटू अ बाथटब फॉर बाथ एंड द वाटर डिस्प्लेस्ड। वो नहाने के लिए बाथटब में बैठा और जैसे ही वो अंदर गया तो पानी जो था वो बाथटब के बाहर गिर गया। तो उसने तभी बोला कि यूरेका। यूरेका का मतलब है आई गॉट इट। तो इस प्रिंसिपल से उसने गोल्ड की प्यूरिटी चेक की थी किंग के क्राउन में। तो हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो एक्टिविटी में क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्या कहा गया है, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग बैलेंस। हम स्टोन लेंगे और उसे टाई करेंगे एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ या फिर एक स्ट्रिंग के साथ। फिर सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑन द स्ट्रिंग। हम सस्पेंड करेंगे उसे, ऐसे पकड़ेंगे, सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑन द स्ट्रिंग। अब हमें नोट करना है कि वो कितना एलोंगेट होता है। नोट द एलोंगेशन और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू इट्स वेट ऑफ द स्टोन। ये वेट है स्टोन का, उसकी वजह से वो कितना नीचे तक जाता है। अब ये हो गया। अब दूसरा जो हमें करना है वो है नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन द कंटेनर। अब हमें वो जो स्टोन था उसे पानी में डालना है। तो उसके बाद क्या होगा, elongation of string or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in water। ये जो elongation है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम उसे पानी में इमर्स करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है, तो ये जो हो रहा है वो नीचे पानी में जा रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, वो स्टोन के वेट की वजह से हो रहा है। पर उसी वक्त एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा पानी से स्टोन को, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए वो जो इलॉन्गेशन है वो पानी में जाने के बाद उतना नहीं होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो इलॉन्गेट नहीं होता रहेगा। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फोर्स ऑफ बायोंसी की वजह से। तो आर्किमिडीज ने ये ऊपर हमने जो देखा था वो बाथटब वाला, और ये उससे हमें प्रिंसिपल दिया था जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली, जब बॉडी इमर्स होती है फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, जब बॉडी इमर्स होती है फ्लूइड में फुल्ली या पार्शियली, तो इट एक्सपीरियंसेस एक अपवर्ड फोर्स वो महसूस करता है जो किसके इक्वल होता है, टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय। जो फ्लूइड, जो वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ वो उसके इक्वल एक अपवर्ड फोर्स महसूस करेगा। तो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि प्यूरिटी चेक करना, फिर लैक्टोमीटर्स में वो काम आता है, हाइड्रोमीटर्स में वो काम आता है, वो शिप्स बनाने के काम आता है, वो सबमरीन्स बनाने के काम आता है। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमने देखा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। अब हमें दूसरा फिनोमेना पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी हमने पढ़ा था, क्या था, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी एक ऐसी चीज है, डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी सब्सटेंस का। जैसे वाटर और हनी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। वाटर की डेंसिटी, हनी, वाटर कम डेंस है हनी से, तो हम जब वाटर को ऐसे गिराते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में गिरता है और जल्दी गिरता है, जबकि हनी को ऐसे गिराएंगे तो उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे गिरता है, वो ज्यादा डेंस होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और हर सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती। तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव यानी कंपैरिजन, रिलेटिवली। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और जबकि ये दोनों सब्सटेंसेस सेम ही है, ये दोनों चीजें सेम ही है, तो इसका यूनिट नहीं होता। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। थैंक यू।